जी बेटा प्लीज। कुछ नहीं सर, वो रिकॉर्डिंग है। वालेकुम अस्सलाम मुज़फ़्फ़र, शुक्रिया बेटा, वो मैंने स्टार्ट कर दी सर ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लें काइंडली। हाँ जी वो बेटा मैंने कर लिया, वो मेरे ज़हन में आया था कि रिकॉर्डिंग नहीं हो रही तो वो मैंने स्टार्ट कर दिया है। सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने काइंडली। आज कोई नेट इशू है, आप लोगों की आवाज़ जो है ना वो बहुत फ्लिकर होके रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है मैंने बेटा। लेट्स सी किस तरह से मूव ऑन करते हैं हम, ठीक है। So last time we was discussing about the energy of the system, electrical energy of the system, and then the magnetic field of the system. तो energy को हम E से represent कर रहे थे और magnetic field को हम B से represent कर रहे थे जनाब। हम कह रहे थे these two quantities are actually interacting with the one another, और उस interaction को जो है वो हम calculate कर सकते हैं। उस इंट्रैक्शन को जैसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास उनकी कोई ना कोई जो है ना वो इंट्रैक्शन टर्म्स आती जाएंगी जो है ना वो। हमने कहा कि ये जो है वो सिर्फ स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी है। सो द डायरेक्शन इज आल्सो इंपॉर्टेंट टू डिफाइन ओवर हियर। एक और टर्मिनोलॉजी वी विल बी यूजिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द चैप्टर इज दिस द आर्बिट्रेरी स्केलर फील्ड, जिसको हम फाई कह रहे हैं जो। आर्बिट्रेरी स्केलर फील्ड मींस दैट इफ वी this is the operator, Laplacian operator. So if we multiply the Laplacian operator with a scalar quantity, then what we get out of this one is actually the value of the function depending upon the distance and the time जो है, जो हमारे पास उसका फंक्शन है जिसको हम फाई कह रहे हैं, जो उसको डिफाइन करता है उसके वेव फंक्शन को, वो उसके डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, उसके टाइम पे डिपेंड कर रहा है। It will have the two values, one is a directional quantity and one is the time dependent part of this one, the only scalar quantity of this one, you know. The vector and scalar potentials are not directly measurable themselves, तो हम डायरेक्ट जो है वो वेक्टर को अलग से और स्केलर को अलग से नहीं मेजर कर सकते, क्योंकि पार्टिकल ऑल द टाइम मूविंग है, तो उसके दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के साथ ऑल द टाइम एसोसिएटेड हैं। इट हैज ऑल द टाइम अ स्केलर वेक्टर अलोंग एज वेल एज द स्केलर वैल्यू एंड द वेक्टर वैल्यू अलोंग विद दिस वन जो है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको यूजुअली डिटरमाइन करते हैं थ्रू द स्टैंडर्ड थर्मोडायनामिक्स फंक्शन। सो वी attribute our wave function along with the thermodynamic quantities, and measuring the thermodynamic quantities we actually get the information about the system or the, हम उसको जैसे जैसे एट्रीब्यूट करते जाते हैं वैसे वैसे उसकी थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज जो चेंज हो रही होती हैं वो चेंज हो रही होती हैं, बेसिकली चेंज ऑफ आवर वेव फंक्शन। सो दिस चेंज ऑफ द वेव फंक्शन एक्चुअली विल अलाउ अस के हम उसकी स्केलर क्वांटिटी जो है वो उसको डिटरमाइन कर सकें। अच्छा, ये सारा मैथमेटिक्स जो है इसके लिए आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ एक्चुअली समथिंग दैट is giving us that this is actually what we say is the variant value। किसी भी फंक्शन की जो वेरिएंट वैल्यू है, वेरिएंट वैल्यू क्या होती है, उसकी ओरिजिनल वैल्यू, और फिर उसमें जो वेरिएशन होता है उसको कैलकुलेट करते हैं, तो वो उसके पास हमारे उस फंक्शन की जो है वो वेरिएंट वैल्यू आ जाती है हमारे पास जो है। इससे हम वेरिएंट वैल्यू से किसी भी सिस्टम की उस वेरिएंट एनर्जी से उसकी एनर्जी निकाल सकते हैं। अगर वेरिएशन बहुत स्मॉल होगी, नेग्लिजिबल होगी, तो वेरिएंट एनर्जी विल बी इक्वल टू द ओरिजिनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगर जो है वो लाइट का पार्टिकल हमारे जो इलेक्ट्रॉन के साथ पूरी तरह इंटीग्रेट नहीं हुआ, उसने हम अब आगे चल के पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कैन बी, अगर एक मिनट बेटा एक्सक्यूज करें तो मैं कॉल ले लूं। अस्सलाम वालेकुम। किसका बिल बेटा? जी जी आपका आवाज आ रही है। नहीं अभी तो नहीं मिला बेटा। अल्लाह हाफिज़। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। अच्छा, सो वी वर सेइंग कि हम परटर्बेशन की क्वांटिटी जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन विल बी ऑफ द डिफरेंट टाइप्स। जो हमारे पास ट्रांजिशन होती है वो इट कैन बी आइदर
जैसे रामन है, उसका स्केल बहुत छोटा है, एनर्जी में बहुत थोड़ी ट्रांजिशन होती है ना। IR है, बहुत थोड़ी ट्रांजिशन होती है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में इलेक्ट्रॉन आपका ग्राउंड स्केल से एक्साइटेड स्केल में चला जाता है, सो इट्स अ कंप्लीट शेल ट्रांजिशन चैनल। सो एक्चुअली this depends upon the magnitude of perturbation we have in the rotating electron। तो हमारे rotating electron में कितनी perturbation थी जो है, that depends upon this one। तो उसकी बेस पे हम उसको describe करते हैं जनाब। अगर परटर्बेशन बहुत थोड़ी होगी तो ये परटर्बेशन इंटीग्रल का कंट्रीब्यूशन इवेंचुअली वैनिश हो जाएगा और हमारे पास जो एनर्जी आएगी वो सिर्फ इसके बराबर होगी जो कि ओरिजिनल पार्टिकल की एनर्जी थी जनाब। सो फिजिकली एनर्जी एंड द फील्ड आर बोथ अनअफेक्टेड बाय द सो कॉल्ड गाउसियन और द गाउज ट्रांसफॉर्मेशन। गाउज ट्रांसफॉर्मेशन जैसे मैंने पहले कहा कि जब कोई चीज आती है वो उसके साथ इंटरेक्ट करती है, मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटरेक्शन कितनी होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरेक्शन इज अ वेरी स्मॉल, then it will not go to the larger scale, otherwise it's just a small scale। so इसमें बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं, कूलम गाउज है। आप लोगों ने अब्जॉर्प्शन कर्व्स पता नहीं यकीनन नहीं पढ़े होंगे जो है ना वो। हमारे पास जो है एक यूवी विजिबल का अब्जॉर्प्शन आती है इस किस्म की, और एक हमारे पास NMR सिग्नल होता है। आई ट्राई टू कैच द रेजोल्यूशन ऑफ द कैमरा, बट अगर आप लोग ये दो कर्व्स देखें, इसकी जो एजेस हैं ये एजेस में स्लोली डिक्रीज है, इसकी एजेस में शार्प डिक्रीज है, यानी कोई सिग्नल नहीं, शार्प सिग्नल राइज अप हो गया। इसमें ग्रेजुअली सिग्नल राइज अप हो रहा है जनाब। एक को जो है वो लॉरेंजियन गेज कहते हैं और एक को गाउसियन जिससे है कि उसको जो है वो गेज कहते हैं। दैट एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन मैथमेटिकली एनर्जी फील्ड की इंट्रिंसिक फॉर्म सिर्फ आपको पता होनी चाहिए, और वो ये दो हैं विच आर द हाइलाइटेड ओवर हियर। कि एनर्जी क्या है आपके पास जो एक्चुअली आपने उसको टाइम डिपेंडेंट से उसको वेरिएट किया, और उसका फिर आप सारी डायमेंशंस के कोऑर्डिनेट ले लें, उस पर लॉरेंशियन लगा लें, आपके पास बेसिकली उसका फील्ड आ जाएगा सिस्टम का जनाब। फोर्स को क्लासिकली न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आप लोगों को याद है, बुक ने उसको थोड़ा सा चेंज किया है क्योंकि उसने क्या किया कि एक्सेलरेशन को रेडियस से चेंज कर लिया। F इज इक्वल टू m में सेकंड लॉ ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम स्कूल एज से पढ़ते आ रहे हैं कि फोर्स क्या होती है जब कोई ऑब्जेक्ट होता है उस पर जितनी एक्सेलरेशन उसके रिजल्टेंट ऑफ द अप्लाइड फील्ड जनरेट होती है, उसी हिसाब से उस ऑब्जेक्ट में बेसिकली एक्सेलरेशन मूवमेंट जनरेट होती है। दैट इज एक्चुअली द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। जितना एक्सेलरेशन ज्यादा होगा ओके सॉरी वो इंटरनेट इंटरप्शन की वजह से जरा जो है ना वो फिर जरा हम आउट ऑफ द स्क्रीन हो गए थे। अगर आप लोग सुन सकते हैं तो हम फिर कंटिन्यू करते हैं। We were somewhere over here in the increase over here. Okay. So we was talking about the second law of the motion, that force is nothing else than the mass times the acceleration of the system. Similarly, classically, the kinetic energy is half mv square, where v is the velocity. अच्छा, इसको acceleration क्या होता है? Acceleration किस चीज का डेरिवेटिव होता है? Acceleration is the derivative of the time derivative of the velocity, ठीक है? और velocity किस चीज का डेरिवेटिव है? Velocity is the time derivative of the speed. So in other words, acceleration is the second derivative of the change in speed with respect to the time of object. तो second law of motion को हम इस तरह से define कर सकते हैं that it is nothing else than the acceleration of the speed, second derivative of the acceleration of the speed with respect to the time of the substrate। और इसी तरह से kinetic energy जो है वो हमारे पास half mv square हो जाती है, ठीक है? So we also says that the force is nothing else. Classically, force is actually a potential energy जो है ना, kinetic energy force नहीं होती, potential energy force होती है जो है ना वो इसलिए कि आपके पास एक
कोई एक बॉल पेन है, आप उसको एक लो हाइट पे फेंकते हैं, उसकी फोर्स इंपैक्ट और होगा, आप उसकी हाइट इंक्रीज कर देते हैं, उसका फोर्स इंपैक्ट और होगा, आप उसको फर्दर रेज अप कर देते हैं, उसका फोर्स इंपैक्ट और होगा। सो इट्स एक्चुअली डिपेंडेंट अपॉन, इसी तरह से हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, हाउ फार इट इज फ्रॉम द न्यूक्लियस इज एक्चुअली राइजिंग अप द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो वो जितना इलेक्ट्रॉन से दूर जाता जाएगा उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी राइज अप होती जाएगी, ज़ाहिर है उतनी काइनेटिक एनर्जी उसकी कम होती जाएगी, बट पोटेंशियल एनर्जी विल बी द राइजिंग अप जो है ना। और उस पे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अप्लाई कर देते हैं। इसका मतलब है अगर हमने वेलोसिटी का द काइनेटिक एनर्जी का कंपोनेंट लेना हो कि अगर ith डायरेक्शन में कितनी काइनेटिक एनर्जी है हम उसके पास, तो हम देखेंगे कि ith डायरेक्शन में उसकी कितनी वेलोसिटी है, एंड दैट विल बी द mi, वो mi ऑफ द सबस्टेट हो जाएगा, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। इसी तरह से उसको हम दोबारा डेरिवेट, दोनों तरफ से दोबारा डेरिवेटाइज कर लें विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, ठीक है। यहाँ पे दोबारा हम उसका टाइम डेरिवेटिव ले लें, इसका टाइम डेरिवेटिव ले लें, तो वो बेसिकली क्या आ जाता है, वो वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन जाता है जो है ना वो। पार्शियल डेरिवेटिव और डेरिवेटिव का डिफरेंस आप लोगों ने अपनी अर्ली फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। डेरिवेटिव इज द इन्फिनिटेसिमल स्मॉल चेंज इन द ऑब्जेक्ट, अगर हम उसको टाइम के हिसाब से ले रहे हैं तो डेरिवेटिव ऑफ टाइम होगा, अगर उसको डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से ले रहे हैं तो डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा। और अगर वो एक से ज्यादा वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है, यानी स्मॉल इन्फिनिटेसिमल चेंज तो ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन चेंज एक्स कंपोनेंट में भी है, वाई में भी और जी में भी है, हम क्या करते हैं उसकी सिर्फ एक्स कंपोनेंट की चेंज को ऑब्जर्व कर लेते हैं, हम उसे कहते हैं कि उसका पार्शियल डेरिवेटिव है, कि ये इन्फिनिटेसिमल चेंज इन अ वन कंपोनेंट है, बाकी कंपोनेंट हमने अज्यूम किया दे वर द कांस्टेंट फॉर दैट। मुझे लगता है बच्चों आज जो है ना वो इंटरनेट हमें नहीं पढ़ने देगा, वो हर थोड़ी देर बाद जो है ना वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। आप लोगों को आवाज आ रही है तो 2 मिनट अगर आप लोग इस पे रहें मुझे। मुनैन जी सर सर, वो जी बार सर। बार हाँ जी बेटा, हमें कितने दिन हो गए ये किताब पढ़ते हुए? सर हमें 4 लेक्चर तो हो गए हैं, आज 5वां है। आज 5वां, बस आज आप लोगों की आजमाइश खत्म है, ठीक है। ये आप लोगों को सिर्फ ये दिखाने के लिए था कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पढ़ते हैं बेसिकली वो स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑर्गेनिक वालों के लिए है, वो फिजिकल केमिस्ट्री के जी सर। लिए नहीं है, ठीक है। जी सर। फिजिकल केमिस्ट्री की रही सही स्पेक्ट्रोस्कोपी यही है जो है ना, लेकिन जी सर। दो प्रीरेक्विजिट्स हैं। एक प्रीरेक्विजिट्स है कि बच्चों ने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी है, आपने देखा कि अभी तक हमने सिर्फ इंटरेक्शन ऑफ मैटर पढ़ी है, स्पेक्ट्रोस्कोपी तो हम गया ही नहीं, लेकिन वो हर चीज को डिफाइन कैसे कर रहा है, वेव फंक्शन से कर रहा है, इंटरेक्शन ऑफ द वेव फंक्शन से कर रहा है, उसमें वो सारे ऑपरेशंस यूज कर रहा है जो वेव फंक्शन के और मैटर के होते हैं जो है ना। किस क्वांटम मैकेनिक्स में हम कैसे कहते हैं कि कितनी एनर्जी होगी, कितनी पोटेंशियल होगी, किस मेथड से हम उसको फाइंड करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि हमने क्वांटम नहीं पढ़ी होती, हमारा मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं होता, तो हम वही स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते रहते हैं जो ऑर्गेनिक वाले पढ़ते हैं। तो ये आप लोगों की सिर्फ आंखें खोलने के लिए था कि अल्लाह ताला कल को आपको हार्वर्ड में, MIT में या स्टैनफोर्ड में किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में ले जाए, तो वहाँ पे आप लोगों से जब पूछा जाएगा कि आप लोगों ने सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही सर। नेट का इशू है, वो बार-बार जो है ना डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है या ना वो। तो मकसद ये था कि वो आप लोगों को पता हो कि स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो उसकी ओरिजिनल जो है वो कंपोनेंट्स क्या हैं हमारे पास। जैसे मैं सिर्फ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्योंकि आप लोगों ने ज़्यादा ने पढ़ी हुई है, सो आई जंप टू द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब देखें वो शुरू ही उसको इस तरह से करता है, हम सब ने पढ़ा हुआ है कि उसमें बहुत सारी स्टेट्स होती हैं, एवरी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ द इंफ्रारेड स्टेट्स होती हैं, उसके अंदर वाइब्रेशनल स्टेट होती हैं। 0332 क्लास का है। सॉरी बेटा, मुझे लगता है आज इंटरनेट हमें नहीं पढ़ने देगा, ठीक है। तो हम जो है ना वो नेक्स्ट क्लास में जो है वो बुक हम चेंज करेंगे और ऐसी बुक ही पढ़ेंगे जिसके हम लेकिन फिर कभी आप लोगों को मौका मिले तो आप इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ये आपका सही कंसेप्ट क्लियर करेगा कि अगर कोई लाइट इंटरेक्ट करती है तो वो क्यों इंटरेक्ट करती है, अगर वो एब्जॉर्ब नहीं होती तो वो क्यों एब्जॉर्ब नहीं होती, ठीक है। इसकी कुछ ना कुछ टर्मिनोलॉजीज हमें जो है वो फायदा देंगी, बट नॉट एज अ सोलो जो है ना वो हम देखेंगे कि वो हम एज अ सोलो हम ज़्यादातर हम एप्लीकेशन ऑफ उसको भी पढ़ते हैं, या बहुत पढ़ गए तो उसके सिलेक्शन भी पढ़ लेते हैं, हम उसको उस तरह अंडरस्टैंड नहीं करते कि बेसिकली उसमें हो क्या रहा है जो है ना।
वो सिलेक्शन रूल आ कैसे गए हैं, और कहाँ पे वो जहाँ पे वो डेविएट करते हैं, वो क्यों डेविएट करते हैं सिलेक्शन रूल जो है। जैसे हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी में कि सिंगलेट इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके एक्साइटेड सिंगलेट में जाता है, वो एक्साइटेड ट्रिपलेट में जो है वो उसकी फॉर्बिडन